नमस्कार। 1666 17वीं शताब्दी का वो साल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से ऐतिहासिक पलायन। हाल ही में इस घटना को लेकर कई नए दावे और विवाद सामने आए हैं। एक शोधकर्ता के नजरिए से देखें तो जब बात इतिहास की हो तो सुनी सुनाई बातों या राजनीतिक शोरगुल से ज्यादा उन प्राथमिक दस्तावेजों की जांच करना जरूरी हो जाता है जो ठीक उसी दौर में लिखे गए थे। तो आइए आज आधुनिक मिथकों को पीछे छोड़ते हैं और सीधे 17वीं सदी के उन प्रामाणिक पन्नों को पलटते हैं ताकि असल सच सामने आ सके। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम किन किन चीजों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आगरा पलायन विवाद को समझेंगे, फिर भारी रिश्वत के मिथक की जांच करेंगे, इसके बाद मिठाई के लिए गए कर्ज का सच जानेंगे, फर्जी पासपोर्ट की अफवाह को परखेंगे, प्राथमिक स्रोतों से असल सच उजागर करेंगे और अंत में समझेंगे कि इतिहास का सही सत्यापन आखिर इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, आगरा पलायन विवाद। आजकल एक दावा बहुत तेजी से फैल रहा है कि ये पलायन अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर और जाली दस्तावेजों के सहारे हुआ था। सुनने में शायद ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हमारा मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न ये है कि वर्ष 1666 के असली प्राथमिक दस्तावेज असल में क्या कहते हैं। हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, आधुनिक दावों को ठोस ऐतिहासिक डेटा की कसौटी पर कसना है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और जांचते हैं एक बहुत बड़े मिथक को, भारी रिश्वत का दावा। कहा जाता है कि औरंगजेब के वजीर जाफर खान, मोहम्मद अमीन खान और यहां तक कि औरंगजेब की बहन जानारा बेगम को भी रिश्वत दी गई थी। लेकिन जरा इस समय रेखा को ध्यान से देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल अधिकारियों को जो कीमती उपहार दिए थे वो मई 1666 की बात है, और ऐतिहासिक पलायन कब हुआ? 17 अगस्त 1666 को। मतलब उपहार देने और पलायन के बीच पूरे 1.5 महीने का अंतर है। अब खुद ही सोचिए, 1.5 महीने पहले दी गई किसी भेंट को अगस्त में अचानक हुए पलायन के लिए रिश्वत कैसे माना जा सकता है? तार्किक रूप से ही यह बात बिल्कुल मेल नहीं खाती। तीसरा हिस्सा, आइए अब उस तथ्य की बात करते हैं जो मिठाई के लिए गए कर्ज से जुड़ा है। अगर वो पैसा रिश्वत नहीं था तो फिर उस कर्ज का क्या हुआ? इसे समझने के लिए हमें एक ऐतिहासिक वित्तीय शब्द हुंडी को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो हुंडी उस जमाने का एक आधिकारिक मोहर वाला ऋण दस्तावेज या लोन अग्रीमेंट हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राम सिंह के माध्यम से कुछ धन उधार लिया था और बदले में एक हुंडी लिखकर दी थी। ये पूरी तरह से एक आधिकारिक और पारदर्शी लेन देन था। और मजे की बात यह है कि इस कर्ज को बाद में महाराष्ट्र में राजमाता जिजाबाई ने मिर्जा राजा जयसिंह को बाकायदा चुका भी दिया था। तो मिथक यह है कि इस हुंडी का इस्तेमाल रिश्वत फंड के तौर पर हुआ, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दस्तावेजों में इस धन के उपयोग का एकदम स्पष्ट उल्लेख है। इस पैसे का इस्तेमाल किसी वजीर को गुप्त रिश्वत देने के लिए नहीं, बल्कि आगरा में साधु संतों, मुल्ला मौलवियों और फकीरों में बांटने के लिए, बड़ी मात्रा में मिठाई खरीदने के लिए किया गया था। इन्हीं मिठाइयों को बड़े बड़े बांस के पिटारों में भरकर शिविर से बाहर भेजा जाता था, और यही पिटारे आगे चलकर पलायन की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। मिथक फर्जी यात्रा पासपोर्ट, जिसे उस समय दस्तक कहा जाता था। उस दौर में मुगल साम्राज्य के भीतर सुरक्षित यात्रा करने या सीमा पार करने के लिए एक दस्तक की जरूरत होती थी। समझ लीजिए जैसे आज का हमारा पासपोर्ट या वीजा। अफवाह उड़ाई जाती है कि मोहसिन खान या मोइन खान नाम के किसी बहुत ही छोटे स्तर के अधिकारी ने जाली हस्ताक्षर करके ये दस्तक चुपके से जारी कर दिया था। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी और वो भी आगरा, वहां से इतनी बड़ी संख्या में सशस्त्र सैनिकों का बिना किसी पक्के और अधिकृत कागज के निकल जाना क्या वाकई इतना आसान था? यहीं पर ऐतिहासिक दस्तावेज स्थिति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। दावा है कि जाली हस्ताक्षर हुए, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि उनके लोगों की जान को खतरा है, तो उन्होंने अपने मावलों को सुरक्षित वापस भेजने के लिए सीधे औरंगजेब से आधिकारिक दस्तक की मांग की थी। और दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब ने खुद कानूनी रूप से इन दस्तावेजों को मंजूरी दी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि उन परमिटों पर औरंगजेब की अपनी असली मुहर लगी थी, किसी छोटे अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर नहीं। और ये बात मुगल दरबार के आधिकारिक अखबारात तक में दर्ज है। चलिए हाथों हाथ एक और छोटे से मिथक को अपनी लाल कलम से सुधार लेते हैं।
ये दावा किया जाता है कि कवींद्र परमानंद पलायन के बाद 5 हाथियों के साथ आगरा से निकले थे। लेकिन राम सिंह के दरबार से जुड़े परकाल दास के पत्रों को पढ़ें तो सच सामने आ जाता है। कवींद्र परमानंद असल में पलायन से 2 दिन पहले ही यानी 15 अगस्त को केवल 1 हाथी और 1 घोड़े के साथ आगरा से रवाना हो गए थे और जो भी कीमती सामान या जवाहरात थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पास ही सुरक्षित रख लिए थे। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, प्राथमिक स्रोतों से सच उजागर। अगर हम सीधे 1666 के दौर में लिखे गए प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालें तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे पास ऐसे 6 से 7 प्रामाणिक समकालीन स्रोत हैं जो बिल्कुल एक ही बात कहते हैं, चाहे वो राजाराम छत्रपति के समय की सभासद बखर हो या फिर खुद मुगल दरबार में काम करने वाले भीमसेन सक्सेना की तारीखे दिलकुशा। इन सभी में एकदम स्पष्ट लिखा है कि पलायन मिठाई के पिटारों के जरिए या वेश बदलकर ही हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी समकालीन स्रोत में रिश्वत देने का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। और इस बात पर सबसे पक्की मुहर लगाता है ये खास उद्धरण महान इतिहासकार यदुनाथ सरकार द्वारा अनुवादित परकालीदास के पत्रों की 3 सितंबर की एंट्री क्या कहती है। कोई नहीं जानता कि वे कैसे भागे, लेकिन वे निश्चित रूप से भाग निकले। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। ये साबित करता है कि आगरा में उस वक्त मौजूद बड़े बड़े लोगों के लिए भी ये पलायन एक बहुत बड़ा रहस्य था। अब सोचिए, अगर सच में कोई भारी रिश्वत दी गई होती तो क्या ये बात दरबारियों से छिप पाती? बिल्कुल नहीं। इस रहस्य की ऐतिहासिक प्रामाणिकता ही आधुनिक रिश्वत की थ्योरी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आखिरी हिस्सा, भाग 6, इतिहास का सत्यापन क्यों जरूरी है। इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम एक बहुत ही अहम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नई कहानी घड़ी जाती है, ऐतिहासिक साक्षरता का होना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक सच को हम किसी उपन्यास की कहानी, मनगढ़ंत अफवाहों या बिना सबूत के दिए गए बयानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इतिहास के प्रति सच्चे होने का मतलब है कि हम तथ्यों की क्रॉस जांच करें, बयानों का सत्यापन करें और हमेशा प्रामाणिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर ही भरोसा करें। तभी हम इतिहास की असली अखंडता को बचा सकते हैं। तो इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल के बाद हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भविष्य में जब भी इतिहास को लेकर ऐसे नए विवाद या बहसें सामने आएंगी तो क्या हम आसानी से फैलने वाली आधुनिक अफवाहों पर भरोसा कर लेंगे या फिर एक शोधकर्ता की तरह गहराई में जाकर प्राथमिक स्रोतों से असल सच को खोजने की कोशिश करेंगे? इसका फैसला पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तावेजों को पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सवाल पूछते रहिए।